Progress. लेकिन ओके बस शर्त ये है कि नीचे से फ्लैट होना चाहिए, बॉडी बैलेंस को डिस्टर्ब ना करे। ओके ठीक है, थैंक यू सर। यस, Good आप evening, सभी sir. लोगों के Hello, sir. क्वेश्चंस बिल्कुल वेलकम है। उम्मीद है कि आप Hello, सभी sir. लोगों ने अपने अपने क्वेश्चंस लिखे होंगे। यस, गुड इवनिंग सर। सिंह बोल रहा हूँ सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो। स्क्रीन तो मुझे नहीं दिख रही है, आपका आवाज आ रही है, बताइए। एक बार देखिए, अगर ये स्क्रीन दिखी तो मेरे को क्वेश्चन पूछना है सर। क्या नाम से है आपकी स्क्रीन? बलविंदर सिंह के नाम से। बलविंदर सिंह। अब 170 लोग हैं, बलविंदर को ढूंढ के उसकी स्क्रीन देखना तो मुमकिन नहीं है। आप बताइए मेरे को। ओके, ठीक है सर। सर जो अपना 10 मीटर, एक मिनट, जो 10 मीटर है सर, मेरे पास जो 10 मीटर की एक रेंज है सर, तो 10 मीटर की रेंज के ऊपर जब हम सर होल्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो होल्डिंग क्या है कि अगर 10 मीटर की रेंज के ऊपर एक मीटर जो होल्डिंग कर रहा है, 140 सेंटीमीटर पर अगर उसका टारगेट का सेंटर लगा हुआ है, ठीक है जी। जो एंगल और डिप्रेशन, मतलब जो ऊपर से एंगल बनता है आई का, वो 10 मीटर की एग्जैक्ट रेंज के ऊपर, और अगर हम उस डिस्क को कम करो 1 मीटर पे लाए, हम बॉल हैंडिंग पे आ जाए, मतलब बॉल पर अगर होल्डिंग करते हैं, तो जो वो वाला एंगल है जो बनता है, जो वाला एंगल बनता है, उस दोनों एंगल में डिफरेंस आता है, ठीक है जी। तो वो दोनों, मतलब कौन सी करेक्ट सिचुएशन है कि हमें होल्डिंग करनी चाहिए? कल क्या बताया था मैंने इसके बारे में सोचा? सर मैंने सुना था, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि दोनों में मतलब जो आईज का हमारा जो एंगल है, जो आंखों का हमारा एंगल है, हाँ, वो नीचे हो जाता है, मतलब उसमें, ठीक है जी। हाँ, तो बताइए ना, कल जो मैंने बताया वो रिपीट कीजिए, आप क्या बताया था? सर आपने बताया था कि जो दीवार के ऊपर 140 सेंटीमीटर के ऊपर आप वो लगा लीजिए उसको, ठीक है, और वहां आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर नजदीक से होल्डिंग करते हैं, और तो हमारी जो आंखों का जो एंगल है वो चेंज होता है। तो जिस आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है रुक जाइए, इसीलिए बोलता हूँ कि ध्यान से सुनना है। दीवार पे 140 नहीं बोला था, टारगेट पे 140। अब दीवार पे क्या बोला था बताइए। दीवार आप पे लोग की ये आपने हालत है, कैसे एग्जाम पास करोगे? दीवार पे नाक जब लगाने से दीवार नाक लगा के सर, हाँ, नोज इधर के ऊपर बराबर एक दो देखने के लिए बोला था किसी सर। को अभी कंफ्यूजन है। बाकी लोग प्लीज एक काम कीजिएगा, अपने को म्यूट रखिए ताकि आप लोग के आसपास की आवाज ना आए, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से सुने। मुझे कर लेना है एक बार, ठीक है? आगे कंटिन्यू रखिए बलविंदर जी। यस सर, दीवार के ऊपर अगर हम नाक की सीध में करते हैं, एक्चुअली क्या है कि हमारा जो टारगेट है वो जो मतलब कि 140 और 145 के बीच में होता है, ठीक है जी। तो मैं होल्डिंग है जो स्टूडेंट को उसी के ऊपर कराना चाहता हूँ, जो एक्चुअल टारगेट होता है, मतलब 140 और उसके बीच में हम मान के चल रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने जो डिस्टेंस है वो हमारा चेंज होता है, ठीक है जी। इससे यूनिवर्सल ट्रूथ कि अगर हम नजदीक से 1 मीटर से कर रहे हैं तो हमारे आंखों का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम 10 मीटर से कर रहे हैं तो वो जो आंखों का एंगल है वो आंख हमारा का एंगल कैसे चेंज होएगा? आप टारगेट को, जो वहां टारगेट है उसको थोड़ी देख रहे हैं, साइट को देख रहे हैं। साइट तो आपकी फिर भी उतने ही हाइट के ऊपर है, तो आपको साइट देख रहे हैं तो साइट कार्निया आपका सेंटर में रहेगा, उसका एंगल कैसे बदलेगा? सर बिल्कुल 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 होगा सर, हाइट एंड डिस्टेंस। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैं आपको इसीलिए मैं बोलता कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको इजीली समझा सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, अगर नरेश जी से बात हो सके तो प्लीज जरा स्क्रीन आप बताइए मेरे को। नरेश जी से बात नहीं हो सकती, मेरे से ही बात होगी अभी, बताइए आप। ओके ठीक है। तो सर जैसे ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है ना, अगर आपने विजुअल एक सेकंड सर, 1 मिनट अभी आप मेरी पिक्चर देख पा रहे हैं सर? फिर मैं आपको कैमरा ऑन कर। आप कहाँ हैं? इसमें 150 से ज्यादा लोग हैं, कहाँ ढूंढूं आपको मैं? 1 मिनट, अभी देख पा रहे हैं मेरे को सर? हाँ, आपने चश्मा लगा रखा ओके, है। अब हाँ जी, अभी मैं आपको स्क्रीन ऑन करता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब दिख रहा है सर? आप मेरे को ये ज्योग्राफी मत समझाइए, आप पूछिए, पूछना क्या चाहते हैं आपको? हाँ, कंफ्यूजन क्या है वो पूछिए आप। मैं यही बहुत लोग हैं, 150 से ज्यादा लोग हैं, हर आदमी को 1 मिनट में नहीं मिलेगा। यस सर, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये 10 मीटर का डिस्टेंस है सर, ठीक है जी। तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, 140 ये हमारा सेंटर है सर टारगेट का यहाँ पे, ठीक है जी। अब अगर शूटर की आंख यहाँ पे है और जब वो डिस्टेंस 10 मीटर का है सर, ठीक है जी, तो जो एंगल है वो ये वाला बनता है, ऊपर वाला, ठीक है जी। लेकिन जब हम 1 मीटर के ऊपर करते हैं उसको, तो एंगल का एरिया बढ़ जाता है आंख का,
ये साइंटिफिकली सर ट्रू है, ये हाइट एंड ओके, डिस्टेंस का क्वेश्चन है ठीक है। हमारा 10th का। हाँ ठीक तो है, मैं मान इसके अकॉर्डिंगली, मतलब जो मेरा क्वेश्चन है आगे कि हम्म, जब हम ऐसे 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जब हम करते हैं तो होता क्या है कि शूटर मतलब 2 घंटे होल्डिंग करता है, ठीक है जी। होल्डिंग करने के बावजूद भी उसका हाथ नीचे आता है, वो इस कारण से कि उसकी आंख ने भी 2 घंटे होल्डिंग करे उस एंगल के ऊपर, ठीक। तो वो चाहते हुए भी आंख और हाथ जो होता है हमारा, वो उसको ऊपर नहीं आना था क्योंकि आंख नहीं आनी थी। क्या मैं इस चीज को करेक्ट लेके चल रहा हूँ? मेरे को इस विषय में सिर्फ आपसे बात। हाँ करेक्ट लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप जैसे कर रहे हैं करते रहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है सर मैं इसमें हाँ जी, अभी दूसरा सर, इसमें छोड़िए, दूसरा अपना सवाल कीजिए आप। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, फॉलो थ्रू के रिलेटेड है ओपी सर। जैसे आपने बताया था कि एक धागे नुमा 1 मीटर तक उसके पीछे फोर्स रहती है, 3 मीटर तक। 3 मीटर तक, सॉरी। हाँ। तो उसमें अगर 3 मीटर तक फोर्स रहती है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक शॉट के लिए हमें फॉलो थ्रू कितने सेकंड करना चाहिए सर? एक सेकंड, 1.5 सेकंड, आधा सेकंड इनफ है। ओके, इतनी देर में शॉट लग चुका होता है। यस सर। मतलब उसके शॉट टारगेट को हिट ना करे उससे पहले पिस्टल डाउन नहीं होना चाहिए। ओके, बट सर मेरा एक ये है, अगर मैं इस तरह से कहूं कि हमने जो एक शॉट के पीछे जो प्रोसेस लगाया है, लाइक स्टांस से लेके ट्रिगर स्क्वीजिंग तक, अगर हम उसको कुछ सेकंड बाद तक मेंटेन रखने को भी हम फॉलो थ्रू बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, मैंने आज यही बताई थी दिन में कि उसी को फॉलो थ्रू बोलते हैं। अगर आपने कॉल द शॉट भी ठीक से कर लिया ना, अगर आपने गैस कर लिया कि आपका शॉट किधर गया, इतना टाइम भी ले लिया, तो आपका फॉलो थ्रू हो गया। बिकॉज मेरा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया क्योंकि एक शॉट को टारगेट पे लगने में पता नहीं बहुत कम माइक्रो सेकंड माइक्रो लगते सेकंड्स में होंगे। लग जाता है, माइक्रो सेकंड्स में लग जाता है। यस सर, तो जो आधा 3 मीटर, सेकंड से कम का भी टाइम अगर आपने ले लिया एज इट इज तो भी हो गया फॉलो थ्रू। यस यस सर, मतलब एक पॉजिटिविटी आती है, यस मेरा ये शॉट अच्छा है, दैट्स फॉलो थ्रू। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, बस थोड़ा यही क्लियर करना था। वेलकम। ओपी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओपी सर, मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मतलब जैसे कि बच्चे एयर पिस्टल अपना लेके जाते हैं रेंज पे, तो उसमें जैसे एयर पिस्टल सिलेंडर है वो हमारा 250 बार तक का होता है। तो मोस्टली बच्चे क्या होता है मैच के टाइम पे उसे ज्यादा भर लेते हैं, 200 बार प्लस कर लेते हैं। तो क्या एज पर रूल ये अलाउड है कि ज्यादा गैस भरना अलाउड है, या इससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ? एज पर रूल तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 150 भरिए या 250 भरिए, लेकिन जो सेफ्टी मैनुअल है पिस्टल का या राइफल का, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि राइफल का सिलेंडर 300 बार से ज्यादा नहीं भरे और पिस्टल का 200 से ज्यादा नहीं भरे। तो उतना ही रखना चाहिए, उसके अंदर आपका मैच और आराम से साइटर अच्छे से हो जाता है, 100 गोली से ऊपर चल जाती है। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर के अंदर, मतलब पिस्टल के अंदर डिस्टेंस के अलावा और वेट के अलावा क्या डिफरेंस है सर? क्या मतलब डिफरेंसेस है? आप क्या शूट करती हैं? सर राइफल 50 मीटर। 50 मीटर। जी सर, प्रो। ओके, तो आप पूछना चाह रही हैं कि डिस्टेंस के अलावा क्या फर्क है, और क्या फर्क है, यही क्या? हाँ जी सर, डिस्टेंस और वेट के अलावा सर, बिकॉज पिस्टल, और सर इसमें पिस्टल में कौन कौन सी ब्रांड अलग चीज है, स्टैंडिंग नीलिंग कौन सी? तो इवेंट है ना 50 मीटर में राइफल। ये स्टैंडिंग नीलिंग वाले चुप हो जाओ यार, मैं नहीं तो अभी सबको म्यूट करूंगा, बाद में एक एक आदमी हैंड राइज करोगे, आप लोगों का टाइम खराब होगा। हेलो। हाँ जी, अब बताओ। तो आपका सवाल ये है कि डिस्टेंस और वेट के अलावा पिस्टल के इवेंट्स में और क्या फर्क है? हाँ जी सर, और सर पिस्टल के अंदर कौन कौन सी ब्रांड्स होती है, जैसे बाय करते हैं राइफल में, जैसे एंशूज होती है, वॉल्थर होती है, ग्रूनी होती है, तो इसमें कौन कौन सी ब्रांड्स होती हैं, इस बारे में जानना चाहती थी। मोरिनी होती है, पार्डिनी होती है, और वाल्थर होती है, कई सारे ब्रांड है। सर जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए कौन सी बेटर रहेगी? कोई सारी बेटर है, कोई सी भी, जैसे ये नहीं कह सकते कि ये वाला ब्रांड बिगिनर को नहीं देना चाहिए, सारी कोई सी भी दे सकते हैं जो अवेलेबल है। ओके सर। सर गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है मोरनी पिस्टल के रिगार्डिंग। सर जैसे उसमें जैसे 100 बार प्रेशर के बाद में वो लॉक हो जाती है अपने आप, तो सर उसमें जैसे अगर हम उसका मैनुअली लॉक हटा के फायर तो हो जाती है फिर भी, तो सर ये 1-2 बार प्रैक्टिस करना क्या
ठीक है सर, इसमें राइफल को पिस्टल को कोई दिक्कत होती है क्या? जैसे हम ये लोग हटा कोई के फायर दिक्कत नहीं। करते इन हैं तो? केस ऑफ इमरजेंसी अगर 5-7 गोली आप चला भी देते हैं तो भी गोली अपनी जगह पे ही लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ज्यादा गैस कम होगी तो ऑब्वियसली धीरे धीरे शॉट डाउन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे आप मैच में आपके पास गैस खत्म होगी, लॉक लग गया है, उसके बाद आपके पास दूसरा सिलेंडर भी नहीं है, टाइम भी नहीं बचा है, तो आप 5-7 शॉट तक चलाओगे तो अच्छे छोटे चलेंगे, एकदम सही चलेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ये चीज आप प्रैक्टिस में ट्राई कर सकते हो। एकदम खाली करो सिलेंडर को, 100 बार पे लेके आओ, जब लॉक लगना शुरू हो जाए उसके बाद शॉट चलाओ। आपका सेम ग्रुप में जाके शॉट लगेंगे 5-6 शॉट तक, उसके बाद स्लोली स्लोली डाउन आने शुरू हो जाएंगे। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एक मेरा शूटर है, उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है, मैंने उसके पैरों का स्टांस गैप कम करवाया, उसके बावजूद भी ना आगे की तरफ गिरता है। सर शूटर उसको पतला है क्या? कैसे कंट्रोल करूं? ज्यादा हाँ जी? वेट कम है क्या शूटर का? पतला शूटर है क्या? नहीं नहीं, हेल्दी है। हेल्दी है और आगे की हाँ तरफ जी। ज्यादा शूटर है? हाँ जी, बहुत ज्यादा, एकदम ज्यादा स्पीड में बिल्कुल। फिर मैंने उसके पैरों को गैप कम करवाया तो कम हो गया, लेकिन अभी भी कंट्रोल में गैप नहीं हो कम रहा। नहीं करवाना है, ज्यादा करवाना है उसका। सर वो ज्यादा में तो और ज्यादा वो करता है, कम में कम करता ज्यादा है। उसको मैंने कल क्या बताया था पोजीशन के अंदर, उसकी या तो कमर आगे करवाइए या ये जो लेफ्ट वाला कंधा है उसको बोले थोड़ा पीछे की तरफ झुके, ताकि अच्छा काउंटर बैलेंस करे। वो काउंटर नहीं कर रहा है, वो एकदम डंडे की तरह सीधा खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से पिस्टल हाथ में लेते ही आगे झुक रहा है। अच्छा हेलो अच्छा। सर, गुड इवनिंग सर। सर Good evening. मेरा क्वेश्चन एक एक्यूरेसी और वेलोसिटी से रिलेटेड है। वेपन को सर कितने साल बाद बदल देना चाहिए, कितने टाइम बाद यूज करने के बाद बदल देना चाहिए कि वेपन और एक्यूरेसी इन सब चीजों का सही बैलेंस बना रहे? देखो, हर एक वेपन की एक लिमिट है। कंपनी की जब पिस्टल या कोई भी राइफल आप हथियार खरीदते हैं तो उसकी एक मैनुअल बुक साथ में आती है, ठीक है। उस मैनुअल बुक के अंदर लिखा होता है कि ये पिस्टल 3 लाख गोली तक सही है, ये राइफल जो है वो 5 लाख गोली चला सकती है, ये 1 लाख चलाएगी। उसकी एक लिमिट दे रखी है कि इतना तक इसकी एक्यूरेसी, बैरल और जो मेटल उन्होंने यूज किया उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, तो वो आपको चेंज करनी चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही है, आप जब 20 साल पुरानी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। रूल में सिर्फ एयर पिस्टल एयर राइफल के सिलेंडर का रूल है कि वो 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर और नॉर्मल ट्रिगर में क्या फर्क होता है एयर पिस्टल के? इलेक्ट्रॉनिक में ये है कि एक ही बार में आप पिस्टल आपने उठा रखी है, एमिंग एरिया में है और कंटिन्यू ट्रिगर दबा सकते हैं, वो उसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। वो उसमें सर्किट होता है, बैटरी होती है, तो क्या उसका ट्रिगर का जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होता रहता है। और मैनुअल में आपको हर बार मैनुअली लोड करना पड़ता है और फिर ट्रिगर चलाना पड़ता है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। ओपी सर, ओपी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर, ये आपने जैसे 10 मीटर का बताया था कि 10 मीटर की होल्डिंग के लिए बताया, वो ही हम 50 मीटर में भी कर सकते हैं। लेकिन 25 मीटर में जो रैपिड फायर की हम होल्डिंग करते हैं उसमें हमें कितना गैप मेंटेन करना है और उसकी होल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं उसका बताइए। 25 मीटर में भी वही सेम है, उसी वही हाइट तो वही आएगी। रैपिड का जो तो गैप होता है रैपिड बीच में जो दीवार, 5 टारगेट बनाइए ना आप उसके अंदर। सर उसमें कितना गैप लेना है एक टारगेट में? आप अगर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 1 फीट का डिस्टेंस ले रहे हैं दीवार से, तो आपका जो ब्लैक बॉल जो टारगेट आप दीवार पे बना रहे हैं ना, उसमें 1-1 इंच का गैप रखिए आप, अगर 1 फीट की दूरी है तो, ठीक है। अभी वही अगर आप 2 फीट पे हो जाते हैं तो वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब इसको आप मल्टीपल करते जाइए और पीछे खिसकते जाइए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे आपने बताया था मॉर्निंग में कि एयर पिस्टल को हम ऊपर से ट्रिगर लेके आएंगे, चाहे वो EST हो चाहे वो पेपर टारगेट हो। यदि हम सर फ्री पिस्टल में है तो सर टारगेट को कैसे सर मतलब सेम फ्री में भी सेम ही करना है, लेके कंटिन्यू ट्रिगर लेके आना है। सर वो तो मतलब सर ऐसा लगता है कि कई बार फायर टच करते हो जाए। वो लगता है लेकिन होगा नहीं, कर सकते हैं, बहुत से शूटर करते हैं ऐसा। हेलो सर। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल था, एक शूटर को आयरिस का इस्तेमाल कब करना चाहिए? आयरिस का इस्तेमाल कब करना चाहिए? यस सर, कब शुरू करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, आयरिस का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब शूटर गर्दन की पोजीशन बार बार एक ही जगह नहीं लेके आ पा रहा है, तब उसको आयरिस का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है जी।
सर जब हम बैक कार्ड पे शूट करवाते हैं बच्चे को, तो मतलब बहुत छोटी ग्रुपिंग बनाता है बच्चा, 3 सेंटीमीटर 2-2.5 सेंटीमीटर की ग्रुपिंग बनाता है, लेकिन वो अलग जगह पे बनाता है। उसी के बाद अगर हम उसको फेस कार्ड करवाते हैं, वो अपनी ग्रुपिंग चेंज कर देता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्या करते हैं, जब सीधा टारगेट लगाते हैं ग्रुपिंग चेंज हो जाती है। ग्रुपिंग चेंज कर देता है बच्चा वो, जैसे मैक्सिमम ब्लॉक के इर्द गिर्द जो मेरा बच्चा ग्रुप बनाता है, व्हाइट टारगेट पे, मतलब कहने का मतलब है कि व्हाइट टारगेट पे अच्छा ग्रुप बनाता है, और जब टारगेट को सीधा लगा देते हैं तो ग्रुप चेंज हो जाता है। ग्रुप चेंज हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। हाँ। ऐसे वो वन ऑफ ब्लॉक बना रहा होता है ऊपर, फिर वो नीचे आ जाएगा, सेंटर पकड़ लेगा या आगे पीछे घूमने लग पड़ेगा। ग्रुप नहीं पकड़ेगा, ग्रुप पकड़ेगा तो मतलब चेंज कर देगा ग्रुप का पोजीशन। चेंज तो होगा ही ना, क्योंकि जब व्हाइट पे कर रहा है तो उसके पास कोई एमिंग एरिया नहीं है, वो कहीं कहाँ पे एम कर रहा है, वो सेंटर में, टारगेट के सेंटर में एम ले रहा है, तभी तो उसको आएगा कि मैं ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया। वही एक जगह है जहाँ पे आप हर बार एक जैसा एम कर सकते हो, एक जैसी साइड पिक्चर बन सकती है। ठीक है, व्हाइट टारगेट में सेंटर में एम लेने से हर बार एक जैसी पिक्चर बनेगी उसको, तो इसलिए वो वहां सेंटर में शूट करेगा तो शॉट ऊपर लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप सीधा टारगेट लगा देते हैं तो वो ब्लैक के नीचे एम करने लग गया, तो ग्रुप नीचे आ गया। लेकिन सर लेफ्ट का भी है, हर बार लेफ्ट में ही रहेंगे और ऊपर रहेंगे, सेम डायरेक्शन हर बार। हाँ, तो वो कोई एक जगह पकड़ रखी है उसने जहाँ पे वो एम कर रहा है। ग्रुप बनने से मतलब है अपने को, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी बन रहा हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मतलब फ्रंट कार्ड में उसका ग्रुप चेंज अलग जगह में बना रहा है। बनाने दो ना, आपको कौन से मतलब है, ग्रुप बनाने से मतलब है। सीधे पे, टेढ़े पे, कैसे भी कहीं भी बन रहा है ना, ग्रुप बनना चाहिए। ग्रुप बन रहा है मतलब वो एक जैसा शॉट चला रहा है बार बार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शूटर टू शूटर डिपेंड करता है कि कोई कहीं एम कर रहा है, कोई कहीं एम कर रहा है, किसी की साइड पिक्चर कैसी बन रही है, तो जहां जिसकी जैसी बन रही है, जिसको जहां कंफर्टेबल लग रहा है वो वहां शूट कर रहा है। तो फिर उसके बाद उसको क्लिक देके मत करवाइए, उसको ये मत बोलिए कि तू उल्टे टारगेट पे भी मेरे को तो सेंटर में मार के दिखा, उधर से मैं उल्टा करके देखूंगा। नहीं, ये चीज तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, ये एक ही पर्टिकुलर शूटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वो फ्रंट कार्ड पे आ जाता है तो उसको फिर क्लिक दिलवाने चाहिए। हाँ, फ्रंट पे आता है तो जब आप प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको प्रैक्टिस में तो कहीं भी ग्रुप बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसकी मैच की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लिक देनी चाहिए उसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जैसे किसी बच्चे के क्लिक खत्म हो जाते हैं, वो कैसे हम ला सकते हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, मुकेश बोलो। सर ये मैं पूछ रहा था सर, छोटे बच्चों, कितने एज के बच्चों को शूटिंग सिखा सकते हैं सर? उसकी बॉडी की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। वैसे कई लोग 11-12 साल में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अपना जो स्पोर्ट्स के नियम है वो कहते हैं कि आप 12 साल से स्टार्ट कर सकते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, जो अभी सर ने डिस्कस किया टारगेट के लिए। हेलो सर, मेरा सवाल ये था सर, जो शूटिंग रेंज पर जब हम लोग पोजीशन लेते हैं तो पोजीशन लेते समय हमने देखा होता है कि वहां पर एक टेपिंग हो रखी होती है। जो वो टेपिंग हो रखी होती है सर, वो किस लिए वो लगाई गई होती है, बस ये जानना था सर मुझे। वो टेपिंग इसलिए होती है कि वो जो टेप लगी हुई है वो आपका 10 मीटर का डिस्टेंस बताती है कि यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस पूरा होता है, आपको इससे आगे नहीं जाना है। सर वो सामने वाली नहीं, वो जो केबिन के रूप में जो रहती है, एक के बाद एक जो लगी रहती है सर पीछे। अच्छा, वो आपका एरिया है जिसमें आप खड़े होते हो, वो आप एक मीटर का बॉक्स है ओपी भैया, वो 1 मीटर बाई 75, वो अलग अलग इवेंट वाइज अलग अलग है। राइफल के लिए अलग है, 3P का है, एयर के लिए अलग है। हाँ जी, ये सारी चीजें टेक्निकल पॉइंट्स है। मैं ये चीज चाह रहा हूँ कि जो आज पढ़ाया उसमें से आप पूछें। हाँ जी, ये रूल्स की बुक है, रूल्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। रूल्स जिस दिन रूल्स की क्लास लूंगा उसके लिए रखिए बचा कर गेम, और प्रैक्टिकल में भी करवाऊंगा। प्रैक्टिकल में आप लोगों से नपवाऊंगा भी, आपको सबको टेप लेके आनी है और उसमें नापना, देखना किस इवेंट के लिए कितनी है। कई बार 2-2 बॉक्स बने हुए होते हैं, तो 2 बॉक्स क्यों बने होते हैं वो भी पता होना चाहिए। ऑफिसर मेरा 25 मीटर पिस्टल में सर प्रिसीजन और उसमें ड्यूलिंग में सर साइड पिक्चर में क्या फर्क होता है सर? क्या चीज है? 25 मीटर पिस्टल में सर जो एमिंग एरिया है हमारा, वो प्रिसीजन और ड्यूलिंग में चेंज होता है, तो हमें क्या एक परफेक्ट प्लेस रहेगा कि हम किस तरह प्रॉपर अलाइन करें, कहाँ हम अलाइन करें?
प्रिसीजन एंड ड्यूलिंग में सर, क्या डिफरेंस है? ड्यूलिंग के अंदर आपको सेंटर में एम करना होता है और प्रिसीजन के अंदर जहां आप 10 मीटर करते हैं वहां कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो फायर करता है तब उसकी जो गोलियां हैं वो सारी राइट में ही लग रही हैं, जबकि वो क्लिक भी मार रहा है, क्लिक से भी नहीं आ रही हैं, और उसने पैर भी मूवमेंट किया है फिर भी वो गोलियां अंदर नहीं आ रही, तो क्या रीजन हो सकता है? उसका ट्रिगर पीछे कर दीजिए। ओके सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। गुड इवनिंग। सर आजकल के शूटर्स में काफी ये चीज दिखाई दे रही है कि जो 162 EI जो वेपन यूज कर रहे हैं मोरिनी की, और जो टाइटेनियम है, तो बहुत सारे शूटर ऐसे अपने दिमाग में बिठा देते कि नहीं 162 EI जब हम यूज करेंगे तो वो स्टैंडर्ड नहीं हमारा शो करता है, पर टाइटेनियम यूज करेंगे तो हमारे स्कोर काफी अच्छे जाएंगे। तो उसके कॉन्सेप्ट हम कैसे क्लियर कर पाएंगे? जैसे उनको बताया कि नहीं वेपन्स का जो आपकी स्टेबिलिटी ये सब चीज से ही आपके शॉट्स बहुत अच्छे आएंगे, आप 162 या यूज करो या टाइटेनियम यूज करो। इसको बोलते हैं मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको दोनों चीजों में फर्क बता दूं। जब आप मैनुअल बुक पढ़ोगे ना दोनों पिस्टल की, कंपनी खुद लिख रही है कि ये सिर्फ कलर का डिफरेंस है, देयर इज ओनली कलर डिफरेंस। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि हमने टाइटेनियम नाम का मेटल यूज किया है। ठीक है, टाइटेनियम कलर है वो, उसमें कहीं टाइटेनियम नहीं है, कंपनी खुद कह रही है आपको। लेकिन अब हम मान नहीं रहे हैं इस चीज को, क्या करें, क्योंकि कंपनी की मार्केटिंग ऐसी है। आपने देखा होगा टीवी में ऐड आते हैं, है ना, बच्चों के लिए कि बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और मम्मी जो है उसको बोली बढ़िया बॉर्नविटा पिला रही है, और जो बॉर्नविटा पी रहा है वो बच्चा बढ़िया खेल में जीत रहा है, वो फुटबॉल में किक मार रहा है, तो वो गोल की जो पोस्ट होती है उसका नेट फाड़ देता है, इतना ताकत आ गई बच्चे में वो पीते ही। और वही मम्मी अच्छी है जो मम्मी उनको बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या कोई भी प्रोडक्ट जो उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है वो पिला रही है। तो अब सारी मम्मियों को ये हो गया कि हम ये पिलाएंगे तो ये अच्छी मम्मी बनेंगे, नहीं तो हमारा बच्चा कमजोर हो जाएगा। तो अब यही प्रॉब्लम हो रखी है इस टाइटेनियम में और नॉर्मल मोरिनी के अंदर। तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, टाइटेनियम या मोरिनी, इनसे भी जब पुराने मॉडल हुआ करते थे तब भी लोग अच्छे स्कोर मारते थे, तब भी ओलंपिक के मेडल आते थे लोगों के, और स्कोर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ करता था। तो ऐसा ये सिर्फ पिस्टल के कलर का डिफरेंस है, और कभी भी पिस्टल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसकी कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, शूटर इंपॉर्टेंट है कि शूटर कैसा चला रहा है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ओपी सर नमस्कार जी। प्रताप सिंह आप बोलो। सर ये जो आज आपने पढ़ाया था इसमें सर मेरे को पार्किंग और सरप्राइज शॉट के बारे में जानना था। पार्किंग देखो वो जगह है जहां पे आपको साइट को पार्क करना पड़ता है शॉट चलाने से जस्ट पहले, वो एरिया को, एमिंग एरिया को ही हम पार्किंग बोलते हैं। तो अब अपने को पार्किंग कहाँ करनी है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, वो हर बार एक ही जगह होनी चाहिए। तो पार्किंग तो ये हो गया। और सरप्राइज शॉट ये है कि पार्किंग में जैसे ही आए तो हमारा ट्रिगर उसके साथ आके जैसे ही साइट रुकी तुरंत ट्रिगर खत्म हो जाना चाहिए और अपने आप सरप्राइज शॉट निकल जाना चाहिए। ये है सरप्राइज शॉट, ना कि पार्किंग में आके वेट कर रहे हैं और जबरदस्ती ट्रिगर पे प्रेशर डाल रहे हैं और फिर ट्रिगर निकल रहा है और निकलने के साथ ही पिस्टल उछल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। सर नमस्ते। सर मेरा सवाल है सर। हेलो। हाँ जी, आप सवाल वाले बोलो पहले। सर मेरा सवाल है कि जो आपने ग्रिप का बताया था 3 पॉइंट, हाँ 1, 2 और 3, क्या सर उनका कुछ और भी नाम है कि बस यही है कि 1, 1, 2, 3 है? आप कोई शादी में कहते हैं या कोई दूसरा कोई शादी में गीत गा रही है महिलाएं? बाकी लोग अनम्यूट कर दीजिए। एक एक करके सवाल पूछिए प्लीज। हेलो सर। हाँ आप बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जो ग्रिप में पॉइंट बताए थे आपने सर 1, 2 और 3, सर उनका कुछ और भी नाम है कि बस यही है कि 1 और 2, 3? और नाम रख लेते हैं, आप बताओ जो आप बोलोगे। ABC भी रख देते हैं। नहीं सर, जैसे कि कोई सवाल आ गया कि भाई इसको ग्रिप के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, और ये जो यहाँ पर आपको जो अच्छा लगता है रख लीजिए आप। उसमें राम लक्ष्मण भरत 3 नाम रख दीजिए, उसमें 1, 2, 3 रख दीजिए, ABC रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए जो आपको अच्छा लगे। मेरे को मैंने वो 3 जगह से मतलब है। सर नमस्ते। जी नमस्ते।
सर जैसे 80% ट्रिगर वाली बात बता रहे थे आप जी। हम फर्स्ट को लेके 80% हमने मतलब ट्रिगर खींच लिया। हाँ। और उसे वहीं पे होल्ड कर रखा, प्रेस कर रखा और एमिंग एरिया पे आके सरप्राइज शॉट रिलीज कर रहे हैं हम, तो वो नहीं, कंटिन्यू उसको ट्रिगर ही बोला उसको रोक जाएगा के जी? नहीं रखना है, उसको अच्छा रोक के अच्छा 80% यही गलती हो रही है। 80% दबा करके रोकना नहीं है, ये नहीं कहा मैंने कि 80% दबा के रोक लो उसके बाद एमिंग एरिया में और बाकी का 20% दबाओ। मैंने ये कहा कि दबाते हुए आओ, लेकिन एमिंग एरिया में पहुंचने तक 80% खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद 81, 82, 83, 85, 100 तक पूरा चलते रहना चाहिए। वो रोकना रुके ना नहीं है, जी बीच में रोकते ही कहीं भी। गलती कर दोगे। रोकते अच्छा ही जब दोबारा स्टार्ट करोगे ना तो फोर साइड अलग से मूव करने लग जाएगी। ठीक है सर। ओपी सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। ओपी सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने प्रिपरेशन एरिया बताया है कि टारगेट का जो लाइट्स होती है हमारे वहां पे हमारा एक प्रिपरेशन एरिया है, तो प्रिपरेशन एरिया में अपनी साइट की जो इमेज है वो क्या होती है, और एमिंग एरिया में हमारी साइट की इमेज क्या होती है, क्या वो चेंज होती है या फिर सेम रहती है सर? बिल्कुल चेंज होती है। प्रिपरेशन एरिया के अंदर सेम कैसे होगी? एमिंग एरिया के अंदर आपके सामने टारगेट है जी सर, और प्रिपरेशन एरिया में सामने टारगेट नहीं है। म्यूट कर ले भाई। जी सर। ठीक है, तो वहां पे आपकी जो पिक्चर बनेगी वो साइड पिक्चर नहीं है, वहां पे सिर्फ आपकी फोर साइड, बैक साइड और आंख है। साइड पिक्चर किसको बोलते हैं? जब इसमें टारगेट जुड़ जाता है। जी सर, तो ठीक इसी है, में तो हाँ बताइए। इसी में सर, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है जब हम टेबल से, जब सॉरी एक बार सर डिस्टर्ब हो रहा है, जब टेबल से हम रिस्ट लॉक करके चलते हैं तो टेबल से रिस्ट लॉक करके चले तो 135 समथिंग हम ऊपर चलेंगे तो 135 डिग्री पे हमारा शायद इमेज थोड़ा ऊपर आएगा। जैसे हम सेकंड ब्रीथ एक्सेल करेंगे और ब्लैक के ऊपर आएंगे तो वहां पे थोड़ा और डाउन आएगा। देन एमिंग एरिया में जब हम आएंगे तो हमारा पैरेलल आएगा। शायद यही कॉम्बिनेशन है ब्रीदिंग और एमिंग का। दूसरा सर एक और ये था कि कई शूटर का जब ऊपर से ब्रीथ एक्सेल करके आते हैं नीचे तो एमिंग एरिया में आने के बाद साइड, फ्रंट साइड जो है डाउन हो जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कारण रिस्ट लॉक जो है हमारा वो टूट गया, इस वजह से वो डाउन जा रहा है, या आप कुछ और सुझाएंगे सर? आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? बिल्कुल सर। आपको जहाँ बाइक को रोकना होता है आप वहीं जाके ब्रेक पे चढ़ जाते हो या पहले से धीरे धीरे ब्रेक मारने शुरू कर देते हो? बिल्कुल धीरे धीरे लगाते हैं सर। वैसे ही आप पिस्टल में ब्रेक लगाना शुरू कर दीजिए, पहले से धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू कर दीजिए। एमिंग एरिया में आने के बाद फोर साइड नीचे नहीं भागेगी। और जो शूटर भाग करके एमिंग एरिया पे अटैक करेगा, जो शूटर नहीं हंटर बनना चाहेगा जी, उसकी फोर साइड एमिंग एरिया में आते नीचे डबकी मारेगी एक बार। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन सर रिगार्डिंग पिस्टल के रिगार्डिंग जैसे सर वर्षा पहले बताओ। वर्षा। ओम भाई नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है, कल ना आपने मेरे को ऑप्टिमम पोजीशन के बारे में बताया था, मतलब सबको बताया था, तो आज मैं उसको मेरी ट्रेनिंग में अप्लाई कर रही थी, जो आपने वो 3 पॉइंट्स बताए थे बैलेंस के लिए। तो अगर मैं उसको आईज क्लोज करके फील करती हूँ तो वो आता है, उसको रेगुलर मतलब यस, शुरू में वो आईज क्लोज के साथ ही आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होगी उसकी वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जैसे अपन नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं बैलेंसिंग की, कि आंख खोल करके एक पैर के ऊपर हो गए और दोनों हाथ को साइड में कर लिए, तो आंख खोल के तो स्टेबल कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही आंख बंद करते हैं बॉडी डिसबैलेंस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम आंख से स्टेबिलिटी ले रहे हैं। यार ये कौन ऑटो चला रहा है क्या कोई? सर कोई सिंगम है कोई सिंगम है? ये सिंगम परेशान हो जाएगा भाई, प्लीज मान जाओ यार। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जब अपन आंख हमें स्टेबिलिटी देती है, ये मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जब हम एक पैर पे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर कर लो या साइड में कर लो और आंख खोल के रखो तो एक पैर से हम बॉडी को स्टेबल कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही आंख बंद करते हैं बॉडी डगमगानी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बॉडी के पास कुछ है ही नहीं कि वो किस चीज से अपने आप को बैलेंस करे, किस चीज से स्टेबल करे, तो इसलिए आंख की जरूरत पड़ती है। तो शुरू में आपको ये जो 3 पॉइंट फील हो रहे हैं ये आंख बंद करके अच्छे से फील हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप आंख खोलोगे तो बाकी सारी दुनिया के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपका कंसंट्रेशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो पूरा फोकस यहाँ नहीं आ पा रहा। आंख बंद करते ही क्या है, आप सिर्फ यहीं पे ध्यान लगा पा रहे हो, आंख खोलते ही जो बाकी चीजें हैं वो आपके कंसंट्रेशन को खा जाती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो वो ये प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन की, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे क्या होगा
कि जब ये 3 पॉइंट पे आप करने लग जाओगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो उसके बाद से कितने भी थॉट्स आए, कुछ भी ध्यान हो नहीं हो, वो आपको वेट वहीं पे रहेगा, आदत पड़ जाएगी उसकी, हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा। जैसे ड्राइविंग करते हुए होता है ना कि लेफ्ट हैंड से गियर डालना है, वो आदमी कितने फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो, खुशी में हो, भीड़ में हो, हाईवे पे हो, वो लेफ्ट हैंड से ही गियर डालेगा, उसका राइट हैंड नहीं आएगा। अगर लेफ्ट हैंड में उसने कुछ पकड़ भी रखा है तो वो उसको रख के लेफ्ट से ही गियर डालेगा। अगर एक पैर में दर्द भी हो रहा है तो आदमी क्लच दबाने के लिए उसका लेफ्ट वाला पैर ही जाएगा, उसका राइट उठ करके कभी क्लच नहीं दबाएगा गाड़ी का। तो ये क्या हैबिचुअल एक्शन है, इसको ये इतना रिपीटेशन में आ जाना चाहिए कि बाद में आपके बॉडी के दिमाग के हर मोड पे वैसा ही एक्ट करे बॉडी। ये आता है प्रैक्टिस से। जब प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये ऑटो मोड पे आ जाएगी बॉडी, ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। इसके लिए कोई हम घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि रेंज पे तो अगर हम चला रहे हैं तो 3 राउंड चला रहे हैं, या फिर जो हम लोगों की ड्राई प्रैक्टिस वैसे तो नहीं होती मूव करने की, तो बैलेंस गन के साथ घर पे इसको करके देख सकते हैं। हाँ, घर पे ट्राई कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक सर यू। मेरा क्वेश्चन था सर 9mm पिस्टल जब हम चलाते हैं सर, तो उसमें जैसे हमने फर्स्ट कौन बोल रहे हैं आप 9mm चलाने वाले? सर शक्ति सिंह बोल रहा हूँ सर मैं। शक्ति सिंह, थोड़ा सा और परिचय दीजिए शक्ति सिंह। सर मैं शक्ति सिंह हूँ सर, मैं एयरफोर्स में सर्विस करता हूँ। तो सर जैसे हम 9mm चलाते हैं सर, तो उसमें जैसे सर हम फर्स्ट पुल लेते हैं, सेकंड पुल लेते हैं, तो सेकंड पुल जैसे हम ले रहे होते हैं तो हमने बाय चांस शॉट कैंसिल कर दिया, तो सर जब नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं तो ट्रिगर थोड़ा सा पहले से हल्का हो जाता है और वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि उतना नहीं, बस पूरा ट्रिगर जो की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपने बस ट्रिगर Recording in progress. 5 किलो का ट्रिगर है, वो आपका 2 किलो पे आप रोक के उसको कैंसिल कर सकते। मीटर में या 25 मीटर में ऐसा होता है क्या? इसमें नहीं होता ना? इस इवेंट में नहीं कर सकते, और अगर आपने कर लिया तो डिस्क्वालीफाई है। नहीं सर, इसमें पिस्टल का वेट सेम रहता है ना, उसमें चेंज नहीं होता ना 10 मीटर 25 मीटर में जैसे? हाँ होता है, लेकिन ये कलाकारी आप इन वेपन्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन लगा के रैंडम चेक के अंदर फिर वो फेल हो जाएगा आपका, अगर ऐसा किया तो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ये जो अपने आर्मी के एयरफोर्स के जो कॉम्बैट वाले गेम होते हैं उनके अंदर कई कलाकार होते हैं, वो लगाते हैं ऐसा दिमाग, करते भी। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए सर, हमें होल्डिंग के बारे में चाहिए जानना है सर, हैंगिंग ऑफ पिस्टल। सर हैंगिंग ऑफ पिस्टल को सर एक बार डिफाइन कर दीजिएगा। हैंगिंग ऑफ पिस्टल ये है, जो 3 पॉइंट मैंने बताए थे हाथ के अंदर, उनके ऊपर पिस्टल को लटकाने को हैंगिंग ऑफ पिस्टल बोलते हैं। और लटकाना कैसे है, जैसे ये पिस्टल है, इसके 3 पार्ट से मैंने होल्ड बताया था। एक तो यहाँ के एरिया से, ये वाला एरिया, ठीक है। दूसरा पिस्टल का ये वाला एरिया है, यहाँ से, ठीक है, ट्रिगर के नीचे वाला जो एरिया आता है ये वाला, ठीक है। और तीसरा वाला एरिया आता है ये वाला, यहाँ से, ठीक है। ये 3 जगह से पिस्टल पकड़ में आती है, पकड़ी जाती है। इसको नॉर्मली ऐसे पकड़ा। अब देखिए, ये मैंने 2 पॉइंट पे पकड़ा हुआ है, मैंने आगे से इसको पकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे हाथ के अंदर पिस्टल आराम से फंसी हुई है, 2 पॉइंट पे लॉक है, ठीक है। इसी के अंदर क्या करना है, ये मेरी ट्रिगर वाली फिंगर है, इसको रख लिया और इसको इसके नीचे लेकर के गए और लटका दिया। अब ये जो एरिया है, यहाँ पे जो पिस्टल लटकी हुई है, ये अगर आपने इसके ऊपर हैंगिंग इसके ऊपर होती है, ज्यादातर वेट इसके ऊपर रहेगा, और ये दोनों जो पार्ट है ऊपर नीचे वाले, कर दिया, ये हैंगिंग ऑफ पिस्टल हो गया आपका। ये हैंगिंग ऑफ पिस्टल का मतलब है होल्ड विद ब्रेथ के साथ। सर होल्ड विद ब्रेथ। हाँ, होल्ड विथ ब्रीथ में क्या डाउट है? सर होल्ड विद ब्रीथ में सर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर। जैसे तो सर क्या प्रॉब्लम होती है? सर जैसे वो सांस लेते वक्त जब होल्ड करते हैं, लास्ट टाइम में शॉट चलाते वक्त, तो सर उनका सांस टूट जाता है, तो वो सर फिर से
ट्राई करते हैं बट उस तरीके से फिट नहीं हो पाता है सर। देखिए, ये ब्रीथिंग कैपेसिटी के ऊपर है, सबकी अपनी कार्डियो कैपेसिटी के ऊपर है। तो ऐसे बच्चों को आप रनिंग स्टार्ट करा सकते हैं, स्विमिंग स्टार्ट करा सकते हैं, साइकिलिंग करा सकते हैं। तो इसमें उनके हार्ट की एक्सरसाइज कराइए कि उनकी हार्ट की कैपेसिटी हो ब्रीथ को होल्ड करने की। हम आदमी की जो बॉडी बनी हुई है वो सांस रोक के कोई काम करने के लिए नहीं बनी हुई है, ये शूटिंग करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं हम लोग, है ना? तो लेकिन हम ये कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो उनको अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है तो पहली चीज तो ये है कि उनकी ब्रीथिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, प्राणायाम वगैरह करवाइए, रनिंग वगैरह करवाइए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो एक ही ब्रीथ में नीचे आना भी कोई कंपल्सरी नहीं है, 2 में आ सकता है वो। अगर उनको ब्रीथिंग की दिक्कत होती है तो एक में नहीं है पहुंच पा रहा है तो दूसरा ब्रीथ ले सकता है रास्ते में। सर ये पर डे कितना कराया जा सकता है? क्या मैक्सिमम सर रनिंग उनको मैक्सिमम कितनी कराई जा सकती है? अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। हम लोग तो जब करते थे तो इतनी करते थे, जब तक थक ना जाए तब तक करते रहो। किलोमीटर नहीं देखते थे, आधा घंटा करना है, 40 मिनट करना है, 1 घंटा करना है, ऐसे करते थे। तो लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनको आप 1-1.5 किलोमीटर से स्टार्ट करवाइए। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर मेरा क्वेश्चन है सर, बहुत टाइम से सर ने भी नाम ले लिया सर। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा ये इधर मेरा का शूटर है इधर का मणिपुर का, जो इधर में जो प्रैक्टिस करने के टाइम में तो उसका ब्रीदिंग वगैरह कुछ नहीं करता है। जो मैच प्रेशर जो टूर्नामेंट जब जाता है उसमें उस टाइम में तो बहुत उसका मैच प्रेशर बहुत आ जाता है। हम लोग इधर में नॉर्मल प्रैक्टिस में तो उन लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब टूर्नामेंट आएगा उसके टाइम में बहुत कहना शॉट कैंसिल बार बार हो जाता है, इसलिए हम कुछ उसका सिचुएशन भी हम ज्यादा जानकारी नहीं है, इधर में कोच वगैरह एक भी नहीं है। इधर मेरा शूटर ऐसा कर रहा है जो नेशनल में जाएगा फिर उधर में क्वालिफाइड नहीं हो जाता है, ज्यादा मैच प्रेशर हो जाता है। इसके उसका जानकारी जानना चाहता हूँ सर। उसका देखो ऐसा है कि प्रैक्टिस में तो वो एकदम बिल्कुल फनी है, मजे से प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैच जिस दिन आता है उस दिन वो पूरा योगा भी करता है, डाइट भी फॉलो करता है ना, और भगवान का पूजा भी करके आएगा उस दिन, है ना। नमाज पढ़ने वाला है तो नमाज भी पढ़ के आएगा, गुरुद्वारे भी जाके आएगा और सब कुछ अच्छा करके आएगा। उस दिन वो पूरा एकदम बाबा जी बन के आएगा। लेकिन जिस दिन प्रैक्टिस कर रहा है उस दिन उसको कोई मतलब नहीं, आराम से एकदम फनी है, आया एग्री करने के बाद भी मैच में जाकर के वो खराब करता है। वो इसलिए करता है कि वो मैच और प्रैक्टिस को अलग अलग ले रहा है। तो उसको आप सीरियस कीजिए इस चीज के लिए कि वो प्रैक्टिस के अंदर वो सारे जो फंडे लगा रहा है ना मैच में, वो सारे प्रैक्टिस में करना शुरू कर दे, ठीक है। प्रैक्टिस में उसको सीरियस कीजिए और उसके मैच करवाइए बार बार। आप वो जो नेशनल का माहौल है उसको पहले दीजिए। आप उसको नेशनल आने से महीना भर पहले पता चल जाता है, तो नेशनल से 1 महीने पहले आपके जहां भी क्लब है आप उसमें हर 2 दिन 3 दिन से मैच रखिए, कंपटीशन मैच रखिए आपस में, ताकि वो क्या सीरियस होना सीखे, थोड़ा मैच करना सीखे। थोड़ा सा डिसिप्लिन तो जरूरी है ना इस गेम के लिए। यस सर। ये तो नहीं है ना कि मैच आपने बोला और 4 समोसे खा के आ गया और पाव चटनी खा के आ गया इमली की, तो वो तो उसका तो हार्ट बीट बढ़ना ही है। सर ओके सर, मेरे हाँ सर, थैंक यू सर। सर वो क्लिक खत्म हो जाते हैं, 1-2 स्टूडेंट हैं चश्मे लगे हुए उनके ऊपर के या नीचे कैसे क्लिक खत्म हो जाते हैं, तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं सर? क्या क्लिक खत्म हो जाते हैं? हाँ जी सर। किस साइड के क्लिक खत्म हो गए? सर मेरी बेटी ही है वैष्णवी, उसके ऊपर ही शॉट जाते हैं, जितने नीचे के सारे क्लिक दे दिए ऊपर ही लगते हैं शॉट सर। ऊपर ही लग रहे हैं, तो उससे आप मतलब नीचे नहीं ला पा रहे हैं? यस सर। तो आप एक काम कीजिए, या तो सेम वैसी ही बड़ी फोरसाइट बनवा लीजिए 2 mm बड़ी, ठीक है। या फिर बड़ी फोरसाइट आती है मार्केट के अंदर, तो आप वो बड़ी फोरसाइट खरीद के लगा दीजिए जो लंबी हो, मोटी ना हो, ठीक है। उसका कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं है सर? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके अलावा वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक टारगेट का टुकड़ा फाड़ करके फोरसाइट के नीचे लगा दीजिए और उसके बाद वापस से फोरसाइट को टाइट कर। लोहे की पत्ती भी लगा सकते हैं बनवा के? हाँ, लोहे की पत्ती भी लगा सकते हैं। थैंक यू। कहाँ पे लगाने के लिए बोला पत्ती आपने? एक बार रिपीट करेंगे क्या?
आपने कहाँ पे ये पट्टी लगाने के लिए बोली, वो रिपीट कर देंगे? मेरा माइक पर आवाज नहीं आई थी आपको। स्टील वाला जो जैसे ऊपर शॉट जा रहे हैं, नीचे नहीं कर पा रहे, उसके लिए आपने बताया ना सर, एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे? नीचे लगा दीजिए 4 साइड के। ठीक है सर, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे जी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आवाज आ रही है। सर मैं ये क्वेश्चन था कि कभी कभी क्या होता है, साइड सेंटर में ना जाके लेफ्ट में राइट में जाती है, तो उसका क्या क्या कारण होता है? जैसे हम लेफ्ट हैंडर शूटर हैं और लेफ्ट में साइड जा रही है, लेफ्ट में साइड चल रही है ना, सेंटर में नहीं होके, तो उसका क्या रीजन होता है सर? कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए? मुझे अप्रोक्स हो गए सर 3 to 4 ईयर हो गए सर। 3 to 4 ईयर हो गए। डेली कितनी प्रैक्टिस करते हैं? अप्रोक्स 3 से 4 घंटे। ओके, तो प्रैक्टिस भी इनफ है और एक्सपीरियंस भी इनफ है, उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो सेम पोजीशन नहीं है, ना बॉडी की, ना गर्दन की, ना ग्रिप की। ये तीनों चीज में से कोई भी एक चीज है जहां पे आपकी सेम नहीं हो रही है बार बार। ओके सर। सर कंपटीशन से पहले हमें मैच करने चाहिए या फिर अपने ग्रुपिंग पे ध्यान देना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो जैसे कोई बड़े कंपटीशन में जा रहे हैं, नेशनल्स या केसेस, कोई भी कंपटीशन है, उनसे पहले हमें अपने मैचेस करने चाहिए, मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे, या फिर अपनी ग्रुपिंग पे ध्यान देना चाहिए? दोनों चीजें करनी चाहिए, ग्रुपिंग भी करनी चाहिए। दिन में अगर 100 गोली चला रहे हैं तो 20-25 गोली में तो ग्रुपिंग जैसे करना अगर चाहिए। जैसे मैच करते हैं तो अगर से मैच में हमारा अच्छा स्कोर लगा तो वो माइंड में तो नहीं रहेगा, जैसे कंपटीशन के टाइम वो पे आप रखोगे तो रहेगा, नहीं रखोगे तो नहीं रहेगा। सर एक क्वेश्चन है हाइड्रेशन के बारे में। जैसे बच्चे काफी आते हैं, वो क्या होता है कि जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने घर से हाइड्रेट होते आते हैं, या जब भी रेंजेस पे बॉटल वगैरह लेते हैं, लेकिन कभी आउट शूटिंग रेंजेस में हम जाते हैं या ट्रैवल करते हैं, तब उनका हाइड्रेट लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि वैसे वो घर पे रहते नहीं है। तो जर्नी वगैरह में समझो कि 4-5 दिन की जर्नी हुई तो हाइड्रेट लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। तो उनको कैसे प्रैक्टिस करवाए कि उनका हाइड्रेट लेवल सही रहे, और शूटिंग करते वक्त कैसे पोज ले तो बॉडी को रिलैक्स और रेस्ट कर सके जब भी कंपटीशन में खेलने जाएगा। तो उसके बारे में अगर आप जूनियर शूटर्स के लिए कोई आपके पास कोई टिप्स वगैरह हो तो मैं उनको प्रैक्टिस अभी से करवाऊं। देखो ऐसा है कि मैं अपनी शूटिंग में सबसे ज्यादा योगदान मानता हूँ आर्मी का, और आर्मी में रहा हूँ काफी टाइम पे। तो आर्मी में क्या होता है कि एक बहुत अच्छी बात है कि जो बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको, और फौज के हिसाब से अगर जवाब देना होता तो मैं ये कहता कि 3 दिन प्यासे रख के ट्रेनिंग करवाइए तो उनकी बॉडी में जान आ जाएगी और वो उससे यूज टू हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, हमें कोई लड़ाई जंग लड़ने के लिए नहीं जाना है। तो मैं ये आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप उनकी एक चेकलिस्ट बनवाइए, ठीक है, कि कहीं भी दूसरी रेंज में जाएंगे, दूसरी सिटी में जाते हैं या नेशनल खेलने के लिए आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं कोई, तो एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जो आपके पिस्टल के बॉक्स में हो या आपकी शूटिंग डायरी के साथ में हो। तो उसमें आप सब लिखिए कि मेरे को पिस्टल लेना है, सिलेंडर लेना है, सिलेंडर फिल करना है, मेरे एलन कीज होने चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, उसके बाद में मेरा जो शूटिंग ग्लासेज है वो होना चाहिए, या और कोई इक्विपमेंट है, कोई .22 का इवेंट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स जो आप लेके चलते हो, फायरिंग पिन हो गया, वो सब होना चाहिए। शूटिंग शूज है कि नहीं है, जो टी शर्ट जो लोअर मेरे को पहनना है वो है कि नहीं है। इसी के अंदर आप डालिए अपना पानी का बोतल है कि नहीं है। उसके बाद अगर गर्मी का बहुत, जैसे अभी का सीजन चल रहा है, काफी गर्मी है, तो उसमें 1-2 जो वो आते हैं ना पैकेट ORS वाले, तो ORS का भी रखिए। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा जल्दी से अपना बॉडी का हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो वो भी आप 1-2 पैकेट उनको साथ में कैरी करवाइए कि कहीं भी गए तो आप, उसमें क्या है कि नॉर्मल पानी की 4 घूंट में जो आपको मिलेगा, वो अगर आपने वो ग्लूकोज या वो मिला रखा है तो 1 घूंट में आपका काम हो जाएगा। तो वो भी उसके स्टॉक है कि नहीं है। और अगर आपको जरूरत है कि लंबा ट्रेन में सफर कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए, कोई ऐसा है, तो चॉकलेट रखिए, बिस्किट रखिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखिए, किशमिश है, कुछ मतलब खाने पीने का पूरा सब कुछ होना चाहिए। और ये चेक लिस्ट में होना चाहिए कि जब आप घर से निकल रहे हैं एकेडमी के लिए, दूसरी एकेडमी रेंज के लिए या आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी जा रहे हैं, तो ये सब आपके बैग में पैक होना चाहिए। और पानी की अगर बात कहें, हाइड्रेशन की, तो मैं मतलब बहुत जरूरी मानता हूँ इस चीज को कि अगर पानी की बॉडी में पूरी तरीके से पूर्ति नहीं है, तो कहते हैं ना दिमाग के अंदर भी काफी परसेंटेज पानी है,
और बॉडी में पानी की कमी होती है तो सबसे पहले दिमाग का पानी कम होता है, सिर का, और जो थॉट प्रोसेस है जैसा आप सोच पाते हैं वैसा नहीं सोच पाते हैं, ये बायोलॉजी मेजर जो कंप्लेन हाँ, पानी एक पूरा सर होना इंटरप्ट करता हूँ आपको। मेजर जो फीडबैक्स और कंप्लेंट्स जो आ रही है जब भी शूटर से, तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि हम मेजर कंपटीशन में जब जाते हैं तब हमारे जो आईज और जो हेड का पार्ट्स है वो कंपटीशन के बीच में थोड़ा पेन करने को स्टार्ट हो गया, तो वो लोग वो समझते हैं कि उनको एंजाइटी या प्रेशर आ रहा है। नहीं, एंजाइटी प्रेशर भी हम ये नहीं कह सकते कि टोटल वही रीजन, पानी ठीक से नहीं पी रहे। पानी तो मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर, फिजियोज, जो न्यूट्रिशन वाले जो डॉक्टर आते हैं हमारी टीम में साथ में, वो सब लोग कहते हैं कि पानी आपके खाने से भी ज्यादा जरूरी है। खाना की कमी होगी बॉडी में, आप थोड़ा सा टाइम निकाल दोगे, पानी की कमी से तो तुरंत क्रैम्प आने शुरू हो जाएंगे, बॉडी की जो मसल्स है वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, थॉट्स भी डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। तो बहुत जरूरी है, इस पे आप बच्चों को समझाएं और बताएं कि इस चीज को फॉलो करें। ओके सर, एक क्वेश्चन था। फिजिकल एक्सरसाइज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल मुझे। ओके सर, इसी के रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो हेलो, आप जो भी बोल रहे हैं ना, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, मुझे आवाज ब्रेक होके आ रही है आपकी। ओके सर, हाँ जी, मेरे को एक क्वेश्चन था इसी के रिगार्डिंग। तो है, और वो लोग जब लंबा शूटिंग करते हैं, मतलब 50-60 शॉट चलाने लगते हैं, उसके बाद उनको साइड देखने में ब्लरनेस आती है। तो अब मतलब आई डोंट नो अबाउट कि मैं उनको ये किस तरीके से हैंडल करूं। तो वो बोलते हैं कि सर साइड पिक्चर जो है हमको ब्लर हो रही है, मतलब कार्ड फोकस नहीं हो रहा, टारगेट फोकस नहीं हो रहा, बट उनको साइड पिक्चर ब्लर होने लगती है। अब ये शायद आई का प्रॉब्लम है या फिर डिहाइड्रेशन, या उनके दिमाग में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना। बिल्कुल सही है, डिहाइड्रेशन होने से भी आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि आजकल अभी तो 2 महीने से स्कूलें खुलनी शुरू हुई हैं, तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, अदरवाइज सारा कुछ 6-7 घंटे तो वो अपना पढ़ाई इस पे लैपटॉप पे या फोन पे कर रहे हैं। तो वो स्क्रीन को देख देख करके भी सेम ऐसी हालत हो रही है, सबकी आंखें थक रही है ज्यादातर स्क्रीन फोकस करने से। उसके अलावा भी कोविड की एक, ये कोविड का गिफ्ट मान लीजिए बच्चों के लिए, कि मोबाइल और इनका लैपटॉप का इतना यूज करने लगे कि आई साइड वीक होनी शुरू हो गई है उनकी। ठीक है, तो लूज हो गया इन पिछले 2-2.5 साल के अंदर, और आंख की एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हुई है। ठीक है, आप अपने किसी भी शूटर से पूछिए कि कितने शूटर हैं, कोई है ना, कोई नहीं करता। हाँ, तो इतना अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आंख का, तो उसके लिए करना चाहिए। आंख का तो, आंख बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ज्यादा ऐसा किसी को दिक्कत होता है तो आप खीरा रखिए, 2 स्लाइस काटिए, आंख के ऊपर रखिए, 5 मिनट भी अगर आप आंख बंद करके और बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, उसके बाद आप कि मतलब मजा आ गया। नहीं सर, वैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे बच्चा अगर मेरे से कोई ऐसा कंप्लेंट करता है तो मैं बोलता हूँ कि फेस वॉश करके आओ या आई वॉश करो, तो ऑक्सीजन। हाँ, वो भी तो सही है, उससे थैंक यू सर। हेलो सर। जी, हेलो सर। जी बोलिए। सर मुझे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरी आंखों में ना काफी ड्राइनेस होती है, सारी चीजें क्लियर होती है बट ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है आंखों में। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए ये कर सकते हैं, ड्राइनेस ज्यादा हो रही है तो एक तो अपने वही है, हाइड्रेशन को ठीक रखिए, पानी खूब पीजिए, और जो नॉर्मल आईटी है ना, जो आंख की क्लीनिंग के लिए और आंख को ठंडा रखने के लिए होती हैं, जो आई ड्रॉप आती हैं, तो आप किसी डॉक्टर को दिखा करके आई ड्रॉप लीजिए। मोस्टली तो जो अपने आयुर्वेदिक वाली होती है, जो किसी भी कॉमन मैन के लिए अच्छी होती है ना, क्योंकि इतना पोल्यूशन है, डस्ट है, गर्मी है, गर्म हवा भी लग रही है धूप में, तो उसके लिए अच्छी मानी जाती है, तो वो यूज कर सकते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस से पहले 1-1 ड्रॉप 2-2 ड्रॉप डाल के उसके बाद प्रैक्टिस करें, तो उससे आपको मतलब बेटर फील होगा। ओके, थैंक यू सर। मेरे एक शूटर हैं जिनकी हाइट मतलब वो बौने हैं सर, ज्यादा उनकी हाइट नहीं है, बच्चे ही हैं अभी स्कूल में। सर उनको मतलब अभी 2nd डे ही हुआ है, तो सर उनको ट्रेनिंग करने के लिए
जब मैंने स्टार्ट किया तो टेबल हाइट से ही बराबर है, तो सर स्टूल लिया फिर। तो सर कुछ टेक्निक बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आई एम जीरो फॉर दैट। मुझे बिल्कुल उसमें मैं अभी मुझे रूल्स वगैरह भी नहीं उसका कंफर्म हो पा रहा कि किस तरीके से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए उनकी एक अलग कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे अगर वो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। इसका एक मेडिकल बोर्ड होता है जो इसका डिसाइड करता है कि कितनी हाइट का कौन आदमी किस एज में है और कितनी हाइट में है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर वो आता है तो उसके बाद वो टेबल जो एक इसकी डिस्टेंस की जो एडवांटेज है वो ले सकता है। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, स्टूल ले सकते हैं, उस पर बैठ के कर सकते हैं। वो पैरा के अंदर ऐसे नियम है, अगर वो पैरा में या इसकी जो दूसरी कैटेगरी होती है अगर वो उसमें फिट बैठते हैं तो वो उस कैटेगरी में फायर करेंगे जहां पे उनको हाइट पे खड़ा होने की एडवांटेज दी जा सकती है। ठीक। ओपी एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जरा इनसे पूछना कोई पैराशूटर भी है इसमें जो कोर्स कर रहा है? ओपी पैरा के कोई शूटर है क्या इसमें? पैरा के शूटर या पैरा के कोई कोच कोई है इसमें? जी सर, मैं हूँ। मैं पैरा का कोच हूँ। क्या नाम है आपका? अक्षय कोच भी है। हाँ जी। अक्षय, मतलब आप नहीं, आप उसमें है उनकी कोचिंग कर रहे हैं या आप खुद पैरा के शूटर भी रहे हैं? नहीं, मैं कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग कोई ऐसा है शूटर जो पैरा वाला हो? जी जी मैम, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। जी मैम, सत्ताम है मैम। ऑन करिए। जी सत्ताम है मैम। सत्ताम जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। ओके ओके। आप हैं? जी 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 मैम। आपने बेटा सर्टिफिकेट दे रखा है अपना? हाँ, मैंने उस पर लिखवा रखा है, जो मेडिकल दिया था ना उस पर लिखा हुआ है। हाँ। सर्टिफिकेट तो लगा नहीं पाया था मैम, वो सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, लेकिन उस पर लिखा हुआ है जो मेडिकल मांगा था। हाँ, मेडिकल नहीं, आपकी वो डिसेबिलिटी का कितने % है? 40 है मैम। 40। अच्छा, आप खड़े होके चलाते हो कि बैठ के? खड़े होके चलाता हूँ मैम। खड़े होके चलाते हो। अच्छा, तो आपने उसमें वो सर्टिफिकेट बेटा जमा कराना है, जमा करा सकोगे? हैं? हाँ जी मैम। या तो नरेश का जी 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 बिल्कुल नंबर या मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो और हमें वो व्हाट्सएप पे डालो सब। ओके बेटे? हाँ, ये जरूरी है, ये आपका सर्टिफिकेट थोड़ा डिपॉजिट होना जरूरी है। बाकी एक बात और सुनिए बेटे, आपने फीस जमा करा दी? फीस, अच्छा, तो बस ये सर्टिफिकेट आपको जमा कराना है बेटा। ओके। अच्छा, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है ओपी, जरा मैं बात कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एनी शूटर, हाउ शूटर आर देयर इन पंकज नेम के? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो पंकज नाम के कितने शूटर हैं अपनी वीडियो ऑन करिए प्लीज। से हेलो टू मी। एनीवन शूटर हु इज नेम ऑफ पंकज? हाँ पंकज, अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ जी, कर रहा हूँ मैं। बेटे अपना एक वीडियो ऑन करिए बेटा। में अपना आप हैं पंकज? हाँ जी हाँ जी। आप कहाँ से हो बेटा? मैडम कुरुक्षेत्र से हूँ मैडम। अच्छा, और भी पंकज है क्या इसमें? और पंकज भी है क्या? यस मैम, शायद 4 पंकज है। हाँ जी, पंकज सैनी के नाम से भी है मैडम। आप पंकज बेटे? नहीं मैम। रिकॉर्डिंग स्टॉप। आप क्या है मतलब पंकज सैनी? अकेला पंकज मैडम। पंकज और रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मैं जरा थोड़ा मिलना चाह रही थी इन तीनों पंकज से, प्लीज। मुझे तीनों पंकज। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। और कोई पंकज है तो प्लीज अपनी शक्ल दिखाइए। अच्छा पंकज, जो आपको मालूम है आफ्टरनून क्लास आपने अटेंड की थी आज? हाँ जी की थी मैडम। मैडम किए थे। स्पोर्ट्स साइंस की? हाँ जी की। उसमें आपने कोई स्क्रिबलिंग की है पेपर पे? यस यस। नरेश सर से बात हुई है इस रिकॉर्डिंग मैडम? हाँ हाँ जी, हो गई है मैडम बात हो गई। आपने तो नहीं की? नहीं मैडम। वो क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग हो गई है तो उससे पहले मैं पता करना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। नाउ माय डियर ट्रेनीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जस्ट पे अटेंशन ऑल ऑफ यू।
फर्स्ट थिंग, योर अटेंडेंस इज गोइंग टू बी लो डे बाय डे। कभी 300 होती है तो कभी आपकी क्वेश्चन सेशन में 60 के करीब 259 के करीब मेरे सामने आ रही है। आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स का, तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड सिंसियर। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड। ये मजाक नहीं है, नहीं तो आपको जो इसमें बिहेव ठीक नहीं करेगा, सिंसियरिटी नहीं होगी, माइंड नहीं करेगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, प्रोवाइड नहीं होगा सर्टिफिकेट आपको। ट्राई टू बी इन टाइम, बी सिंसियर। वेरी प्रेस्टीजियस कोर्स इज गोइंग ऑन। लो खिला दो खाना। आप मैम सुन रहे हैं? मैम शायद शूटिंग का नहीं था। मैं क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी बोलिए। था हाँ क्या मैम, जो अभी हमारे बच्चे हैं जो डेफ के बच्चे हैं, हाँ डम एंड डेफ के, हाँ जी। तो मैम इनके जो अभी हमारे नॉर्मल मैचेस होंगे, इनमें इन बच्चों की एंट्री डालनी है, फिर इनके मैचेस जो होंगे वो अलग से होंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसका क्वेश्चन का आपको आंसर सिर्फ फेडरेशन दे सकती है, क्योंकि जो नेशनल राइफल एसोसिएशन की आप ओके, तो ये आप ओके मैम, ओके हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं पता कर दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। वैसे डेफ वाले भी नॉर्मल खेल सकते हैं, नेशनल चैंपियनशिप खेलते आ रहे हैं। मैम मुझे आपसे पूछना था, जब प्रैक्टिकल के लिए वहाँ पे पटियाला बुलाया जाएगा, तब जिनके पास वेपन्स हैं वो अपने वेपन कैरी कर सकते हैं वहाँ पे? अभी आपको भी नहीं दिया कि पटियाला है, बेंगलुरु या दिल्ली है। आप पहले क्लास अटेंड करिए, आपके ग्रुप डिवाइड होंगे और ग्रुप के हिसाब से आपका वेन्यू सेटअप होगा अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। तो उसके हिसाब से ही आपको, जब अगर आपको अपना वेपन या इक्विपमेंट लाना है, उसके लिए आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कंज्यूमेबल गेस्ट आपको अपना लाना होगा। मेरे घर वाले कई दिन घर पे नहीं होंगे, तो लेकिन कहीं हिलने की कोशिश मत करना, आप पहले अपनी डायरी में नोट करके पहले से रखिए, प्रोग्राम फिर आपका इसी में से आएगा। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, मैडम आप क्लियर नहीं आ रही है। सुनिए, पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हम्बल, दूसरी बार मैं आपको ऑन करूंगी। पेनल्टी ये होगी कि आपको कैंप से, इससे कोर्स से बाहर निकाल दिया जाएगा। सिंपली आपकी कुछ नहीं चलेगी, वेदर यू आर VIP, वट एवर यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। मन ना के रख लिया है। Try to become a good human being first. Be in discipline. नहीं तो otherwise, it's a warning. You will be thrown out from the camp, from this course. आपको क्लास अटेंड नहीं करनी दी जाएगी। और जो भी पंकज है, उसे अपना ये एक्सेप्ट करना होगा अपोलोजाइज के साथ। इट्स अ शेम थिंग। लास्ट वाले फर्स्ट बैच में हमारे 112 बच्चे इतने डिसिप्लिन के थे, दे वर सो डेडिकेटेड, सिंसियर एंड डिसिप्लिन। एक शिकायत नहीं आई। अभी आपका क्लास, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आप सिंसियर हो, ऐसा मिसबिहेव करते जा रहे हैं। नॉनसेंस। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ यू आर belong to a very good culture family. You are all educated. You are all grown up. You are not kids. So please, I don't want to hear all that nonsense things from you all. Thank you, OP. Sorry, I have taken your time. No problem, ma'am. No problem. It's okay. And Naresh is doing so much work hard for you. OP is doing so much work hard for you. इतने एक्सपर्ट आपको अपना पूरा शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस, और आपने मजाक समझ लिया है। Okay, you carry on. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Okay, ठीक है। आप सभी लोगों ने सुन ली है मैम की बात। तो जैसे मैम ने बोला, उन सब चीजों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि बलविंदर अभी कहाँ है, लाइन पे है क्या? बलविंदर जी आप हैं क्या या चले गए? यस सर। बलविंदर जी कहाँ हैं? वीडियो के साथ आइए सामने। कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। आप दिखते क्यों नहीं है? बाकी सब लोग दिखते हैं। सर हूँ सर वीडियो पे। कहाँ हो? तो मैं देखना चाह रहा हूँ आपको। ये सर। हाँ अभी दिखे मुझे, अभी दिखे। बलविंदर सिंह शूटिंग।
हाँ, आपने क्या नाम वो किया, मैसेज का जो एक चैट बॉक्स होता है उसमें आपने लिखा कि वेरी वेल एक्सप्लेन बट नॉट सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई करने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे। वही सर, सेटिस्फाई के क्योंकि चलेंगे मैं आपकी जो दोनों क्लास में हाँ। लगी, मेरे को सर काफी कुछ नया सीखने को मिला। लेकिन ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ना सर, कि मेरे को वो थोड़ा सा मतलब एक्चुअली क्या है सर, कि देखिए मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया हूँ, आपसे सीखने के लिए आया हूँ, आपके पास तजुर्बा है। आप पहले तो मुझे ये बताइए, आप क्या शूट करते हैं, क्या शूटिंग करते हैं, पिस्टल, राइफल, शॉटगन, क्या चलाते हैं? हाँ ओके सर, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं 1996 से शूटिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने 96 से शूटिंग कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या कौन सा इवेंट शूटिंग करते हैं, पिस्टल की, राइफल की? मैंने राइफल किया है सर, ठीक है। राइफल किया है? सर 2001 तक मैंने राइफल किया है। राइफल में क्या हाईएस्ट अचीवमेंट था? सर उस समय तक मैं 2001 तक अपना स्टेट चैंपियन ग्लोब तो साना आपने हाना दिया क्योंकि ओयर से की कनो आईजी रा बंगाली दादा की কথা কই আছে আপনি মিউট করবা লাগে না क्योंकि मनाई होता। हाँ हाँ बलविंदर जी, आप बताइए, आपने राइफल के अंदर कितने साल कितने नेशनल खेले? सर राइफल में मैंने एक ही नेशनल खेला, ठीक है। कितने साल में? 96 से लेके कब तक राइफल किया था आपने? फर्स्ट बार में ही सर नेशनल खेली अपनी। 96 में? हाँ जी, फर्स्ट नहीं 96 में नहीं सर, फर्स्ट बार में ही मैंने नेशनल लिया था। अरे तो फर्स्ट बार कब? 96, 86, 76 देश आजाद हुआ तब कब खेला, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ आपके बारे में, ताकि आपको आपके लेवल से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ वो चीज। ओके 1 मिनट वेट सर। पहला नेशनल कब खेला था आपने? सर 98 में सर। 98 में, ओके, राइफल के अंदर। ओके, उसके बाद दूसरा नेशनल? सर मैंने खेला नहीं दूसरा नेशनल। अच्छा, आज तक एक ही नेशनल खेला 98 में, वो भी राइफल से। मैं आपको बता देता हूँ सर, तब ओपन साइट होता है और उसके बाद आप मत बताओ, मेरे को जितना जरूरी होगा मैं उतना पूछ लूंगा, उतना ही पूछूंगा, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। आपने मैं ताकि मुझे तो पता चले ना कि क्योंकि आप राइफल के शूटर हो तो मुझे आपके हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा वो जो है ना मैथमेटिकल क्वेश्चन लेके आए थे, तो मुझे लगा कि कौन लेके आ सकता है, इसलिए मुझे पता तो होना चाहिए कि राइफल क्या है कि शॉटगन क्या है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नॉलेज होती है। तो पहले मैं राइफल का था और पिस्टल का भी, अब पिस्टल का हूँ सर। आप पिस्टल के हो गए? आप तो पिस्टल में नेशनल खेल लिया आपने? नहीं सर, अभी तक खेला नहीं है। नहीं। ओके ठीक है, तो अब आप जो आपका क्वेश्चन था ना उसको छोटा करके आप मुझे सिर्फ सवाल बताएं कि आपका सवाल क्या है उसके अंदर। आप मुझे कहानी इतनी लंबी बता रहे हैं कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, मुझे पूछना चाह रहे हैं कि मुझे बताना चाह रहे हैं, यही नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। तो आप मुझे सिर्फ सवाल पूछें। मैं सर पूछना ही। हाँ, मुझे सवाल पूछें कि ये पूछना है मुझे। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम 10 मीटर से, मतलब अगर एक्चुअल डिस्टेंस है उससे जब हम होल्डिंग करते हैं, ठीक है जी, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और जब हम 1 मीटर से होल्डिंग करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो सा आइस का, वो डाउन होता है, ठीक है जी, मतलब चेंज होता है। मतलब अगर वो एक सपोज कर लेते हैं हम कि अगर वो एक एंगल बन रहा है और वो दूसरा फिर 5 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है जी, इतना का डिफरेंस आता है उसमें। तो अब उसमें होता क्या है कि अगर हम बॉल होल्ड, क्योंकि मैं भी सर करवा रहा था बॉल होल्डिंग बच्चों को, जब हम बॉल होल्डिंग करवाते हैं, ठीक है जी, लेकिन जब फिर मैच में जाते हैं तो बच्चा बोलता है सर मेरा हाथ ना नीचे आ रहा है, ठीक है जी। तो मैं यही पूछ रहा था कि क्या वो उस कारण से तो नहीं है कि क्योंकि मैंने होल्डिंग हाथ के साथ साथ मैंने आंख की भी उस लेवल पे कर ली, मतलब उस पे कर ली कि आंख और हाथ वो मेरा अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आंख ऊपर करने के लिए, क्योंकि दोनों का माइंड कम्बिनेशन। ये 10 मीटर से, सुनिए मेरी बात, 10 मीटर के ऊपर हाथ का एक अलग जगह पे एक एंगल रहता है, और 1 मीटर से आप दीवार पे होल्डिंग कराएंगे तो हाथ का अलग एंगल रहेगा, लेकिन आप आंख को 5 सेंटीमीटर कैसे ऊपर नीचे करते हैं, ये मेरे नहीं समझ में आई। नहीं, सर, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है सर। इसमें जब हम नजदीक हम एक तरह से हम देखेंगे ना सर, तो हमने उसको ठीक हो गया था, तो हमारा चश्मा लगा होता है नजदीक का, तो हम
नीचे साइड से पड़ते हैं, अगर हम ऊपर करेंगे तो दूर का दिखेगा, ठीक है जी। तो द सेम इसी में, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी जगह राइट थे कि साइड तो वही है, साइट वही है, लेकिन जो सामने का ऑब्जेक्ट है वो नियर अबाउट हो गया और वो दूर हो गया, और हम देख उसी को रहे हैं उसी में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम एट ए टाइम 3 फैक्ट्स देख रहे हैं, द रियल साइज, फ्रंट साइज, और जो टारगेट का जहां पे भी आप एमिंग एरिया करते हैं, ठीक है जी। तो जो एमिंग एरिया वाला जो ऑब्जेक्ट है सर, वो नजदीक और पास आने से द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पहले बन रहा था, अगर 10 मीटर एग्जैक्ट डिस्टेंस है तो वो 1 डिग्री बनेगा। मैं एग्जैक्ट डिग्री भी बता सकता हूँ उसकी, वो निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो और जो आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं। सुनिए मेरी बात, अभी अपना टाइम हो गया है, मैं आपको क्लोज कर देता हूँ यहीं पे, जहां अपने सेशन को। आप साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन या कोई इंजीनियर है ना, वो ये बात कह सकता है, लेकिन एज ए शूटर, एज माय एक्सपीरियंस, मैं ये कहूंगा आपका डिस्टेंस चेंज हुआ है, ऑब्वियसली आपकी हाथ की हाइट चेंज होगी, लेकिन आपका आंख का कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर, बिकॉज आप तब भी फोरसाइट ही देख रहे थे। चेंज होगा। पहले सुनो, यही तो बोल, पहले सुनो, पहले चुप रहो, सुनो सिर्फ। आंख का वही रहेगा, क्योंकि अब भी फोरसाइट देख रहे हो, टारगेट आगे या पीछे हो जाने से आपकी आंख के एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एक आधा माइक्रो MM पड़ भी रहा है तो इतने ज्यादा साइंटिस्ट मत बनाइए शूटर को। आप बाकी ट्रिगरिंग के ऊपर साइट कैसे देखनी है, होल्डिंग कैसे करनी है, उस चीज पे फोकस करवाइए। आप हो सकता है मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से हो सकते हैं, लेकिन इसमें इतना मैथ्स घुसेड़ने का जरूरत नहीं है। प्लीज, यही चीज है सर कि हमारा टॉप के शूटर है सर, 585 मारने के बावजूद भी हम टॉप 8 में लास्ट में है, तो हमें साइंटिफिक तो सर बनना पड़ेगा ना। नहीं, इतना भी नहीं बनना सर, है, मैं कुछ नहीं बनना है, नहीं तो ये सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं तो आप साइंस में ही रह जाएंगे। आप वो बाकी टेक्निक के ऊपर फोकस सर मैं बलविंदर जी, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि आप जो है इस जो सीक्वेंस है, जो टेक्निक है, उस पे फोकस करवाइए, ना कि साइंस के वो MMs के अंदर आंख का एंगल कितना ऊपर हो गया, कितना नीचे हो गया, वो नापने में टाइम वेस्ट कीजिए। सर मैं तो कहता हूँ आप भी मत कीजिए और बच्चे से भी मत करवाइए। सर मैं बलविंदर जी से एक बात करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो आपकी। मत करो, मैंने इतनी कम है क्या? नहीं सर, जस्ट एक ऑफिसर वो क्वेश्चन ही गलत है। वो समझ गया मैं गलत है, वो इसीलिए तो मैंने पूछा था ना कि बिल्कुल सही किया आपने, सही जवाब दिया, बहुत सर मैं कल मैं बलविंदर सिंह जी से एक और क्वेश्चन सुन रहा था कि सौरभ चौधरी की ग्रिप क्यों चेंज नहीं कर दी। हाँ वही वो उन्होंने किया ना। तो मेरा उनको सर एक कहना है, चौधरी को कमेंट करना या सौरभ चौधरी के कोच को कमेंट करने की सर मैं उनसे चैंपियन है, उसको हम गाइड करेंगे क्या कि आपका ग्रिप गलत है, तो आप किसी से समझ सकते हो। सर मैं बलविंदर जी को ये कहना चाहता हूँ कि सौरभ चौधरी जी ने ओलंपिक में हाईएस्ट मार्क से क्वालिफाई किया था, तो हमें बच्चों को ये बोलना चाहिए कि आपको उनके जो चीजें हैं उनको फॉलो करें, ना कि उनकी ग्रिप चेंज करने के लिए। ऑफिसर एक लाइन, लेकिन चलो थैंक यू। अभी सॉरी गाइस, मैंने सभी को म्यूट किया है, इसलिए किया है क्योंकि काफी सेशन इंटरेस्टिंग होता जा रहा था और आई हैव रियली एंजॉयड, और ऑफिसर ने भी काफी एंजॉय किया। ऑलरेडी 5:10 हो गए हैं और मैं एक बात कहने के लिए इंटर हुआ हूँ अभी दोबारा। रीजन ये है कि कोई नवीन नाम का लड़का है जो बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन और गलत हरकतों के साथ साइंस, जो स्पोर्ट्स साइंस की क्लासेज हो रही हैं उसमें उन्होंने बहुत गलत काम किया, वो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। नो नॉट नवीन, इट्स पंकज। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमें, वो पता लग जाएगा कौन है और क्या है, और उसके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। डिसिप्लिनरी एक्शन ये नहीं है कि 6 वीक से निकाल दिया और काम खत्म। शूटिंग में है, इंडिया में है, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, इतना प्रेस्टिजियस कोर्स हो सकता है कि नरेश उसको NRA के थ्रू भी करके उसका अगर एकेडमी या क्लब या कोई शूटिंग का है उसका करियर वो स्टॉप करा दिया जाएगा। मैं उसका एक मिनट रुको जी, आप शुरू करो। नरेश सर, हाँ जी नरेश सर, हेमंत मैं हूँ।
हाँ जी, तो उसका एक एनआरआई से पंकज जी है, उनका डाटा मंगवा लो अंजन जी से बात करके, है ना? तो नहीं, हमारे पास जो रूटिंग के जो हमारे पास फॉर्म पड़े हैं सॉफ्टवेयर में, सब उसका डाटा है, हम ले लिया है। अच्छा हाँ शगुन मैम, फिर तो बेटर है, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा डिसिप्लिन को, विल टेक हाँ जी, एक्शन अगेंस्ट हिम। शूटिंग का नाम एक्शन लीजिए, बिल्कुल एक्शन लीजिए। शूटिंग डिसिप्लिन का नाम खराब कर दिया एक्शन लो। क्लास में ही आएगा, फिर उसके बाद उसके कमेंट में ही नहीं है। ठीक है मैम, एनीथिंग एल्स और आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? नहीं, बस नरेश, मैंने इनको मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वहां से कि इनको थोड़ा सा डिसिप्लिनरी एक्शन बता दो, नहीं तो फिर एनआईएस वाले अपने हिसाब से वो जो लेंगे एक्शन लेंगे। पहले उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है कि आप पहले पता करिए कि कौन है, क्या है, उसने उसका इंटेंशन क्या थी, व्हाई डिड ही डिड दैट नॉनसेंस थिंग, इज ही एजुकेटेड पर्सन और नॉट, या कोई बाहर से ऐसे आगे एंटर हो गया। और मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है, आप कुछ यहाँ सीखने आए हैं, उसी हिसाब से सीखिए, कुछ जानकारी लीजिए। आप एक कल्चर्ड और एजुकेटेड बच्चे हो तो आप आपके शगुन मैम, शगुन मैम सुन रहे हो? नहीं मैम, शायद म्यूट हो गई या कुछ ऐसा है। नहीं, शगुन मैम से वो रिक्वेस्ट करना था कि स्पोर्ट्स साइंस की पीपीटी एक शगुन मैम आपसे एक रिक्वेस्ट था, पूरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे। या श्योर। हाँ जी, इस पर मैं हेमंत मोरे हूँ मैडम। हाँ हेमंत बोलिए। हाँ जी, तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है मैडम कि जो स्पोर्ट्स साइंस का जो पीपीटी है वो हम लोगों को पीपीटी क्लास होने के बाद मिल रहा है। यदि वो एक दिन पहले मिल जाए तो थोड़ा पढ़ ले, क्योंकि वो स्पोर्ट्स साइंस इट इज अ वेरी डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड भी है और नया है हम लोगों के लिए। तो ये काम आप ही कर सकते हो। ये मैंने रिक्वेस्ट डाला हुआ है। कोई नहीं, ये नरेश ने भी किया होगा, मैं भी कर देती हूँ। मैंने रिक्वेस्ट डाला हुआ है और नरेश सर तो ट्रिमेंडस वर्क कर रहे हैं, ट्रिमेंडस हेल्प कर रहे हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी कर रहे हैं, पर थोड़ी आपका सपोर्ट हो जाए तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा मैडम जी। नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटेंशनली ये इंफॉर्मेशन ऊपर से आई सर। तो मुझे जतिन गोयल दिस साइड मैम, वन थिंग, जतिन गोयल दिस साइड। हाँ बोलिए मैम। मैंने ना पीपीटी के थ्रू साइंस, तो ये स्पोर्ट्स साइंस के पीपीटी के थ्रू गॉन थ्रू किया है मैम। वहाँ पर इमेजेस हैं, बट इमेजेस का जैसे एक्सप्लेनेशन हम नहीं समझ पाए ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द क्लास। तो मैम स्मॉल, वो पूरा सिर्फ एक इमेज है इंजरी का और चीजों का, बट उसका एक्सप्लेनेशन जो सर ने सिखाया, एक ब्रीफ तरफ एक डिस्क्रिप्शन उसका मिल जाएगा तो मैम थोड़ा सा इजी रहेगा। साइंस थोड़ा सा मैम स्पेशली आपकी कोई डाउट या क्वेरीज है, आप सॉल्व कर सकते हैं उसी टाइम। मैम डिस्कशन सेशन में सारे टॉपिक्स प्रॉब्लम हुआ था, काफी सारे डिस्कशन सेशन के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट कवर हो रहा है उसके अंदर। तो हम लोग मैं राइट करने की कोशिश करता हूँ, राइट भी करता हूँ कई बार, बट बीच में फिर भी रह जाते हैं और एक्सप्लेनेशन नहीं है। साइंटिस्ट को तो आपकी ये चलिए, आप कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करिए, आपके पास इधर प्रैक्टिकल भी होगा, जो थ्योरी हो रहा है उसका प्रैक्टिकल भी होगा। तो आपको जो पीपीटी दी गई है आप उसके थ्रू भी करिए, और आपके पास और उनको टीचर्स के मैम मैं बता भी दूंगी। जी मैम, प्रैक्टिकल केसेस के बाद होगा मैम? ये जरूरी नहीं है कि आपकी प्रैक्टिकल की जो डेट्स हैं वो अभी हम फाइनलाइज करेंगे, हो सकता है कि उसके आसपास होगा तो आपके बैचेस आपकी अकॉर्डिंग उसके बना दिए जाएंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे केएसएस खेलने जाएंगे मैम, केएसएस खेलने जाएंगे, फिर बीच में अगर प्रैक्टिकल हो गए तो फिर वो तो आपके पास ग्रुप बनाए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग की आपकी अवेलेबिलिटी पे ग्रुप आपको दिए जाएंगे। वो सब चीजें ध्यान में रख के बनाई जाएंगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि एरिया वाइज जो जैसे दक्षिण से कोई है, कोई उत्तर से है, तो उसके हिसाब से सेंटर मेरे हिसाब से डिवाइड हो जाने चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो सभी शूटर्स को। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट है मैम। मैं हाई अथॉरिटी को वो सब प्लान कर रहे हैं, हाई अथॉरिटी हमसे ज्यादा अच्छा जानती है, बिकॉज दे आर ऑल एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड पीपल आर देयर।
तो उसके हिसाब से जैसे ही होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ आप अपनी क्लासेस पे फोकस करिए, नोट डाउन करके रखिए अपनी डायरी में। अभी आपका जो थ्योरी क्लास होगा उसके लिए प्रिपरेशन रखिए, और कोई अगर डाउट्स है तो उसको नोट करके रखिए। आप किसी भी स्पीकर से हमारे, नहीं तो नरेश के पास भी क्वारी डाल सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा। ही सेड ही इज अ टैलेंटेड पर्सन ओवर कोऑर्डिनेटर ओवर देयर, ही विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। मुझे तो आने की जरूरत ही नहीं है, मैं नरेश इज देयर बेटर देन। पर मुझे तो स्पेशल इसलिए गुस्सा आया कि जो पहला बैच हुआ वो इतना अच्छा डिसिप्लिन से करके गया है, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? मैम मुझे लगता है कि वो कोई अदर है, बाहर से है, मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत कोई क्लास में के भी हो सकते हैं वो। शूटिंग के नहीं थे मैम वो, क्योंकि वो क्रिकेट की क्लास बता रहे थे कि वाला कोई नहीं था, शायद क्रिकेट वाले। जी मैम कैन बी पार्टिसिपेट इन केसेस आल्सो। हमारे पास है और हमारे पास आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो जिस भी नंबर से उसने जूम में एंट्री की थी उस नंबर से पता लग जाएगा, एक्शन लेंगे ही लेंगे, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल चाइना वाले हैं ये। कैन बी पार्टिसिपेट इन केसेस, सर कैन बी पार्टिसिपेट इन केसेस। हाँ जी, Yes, you can participate in KSN and you can appear for the practical also. We'll let you know. अभी अपनी सारी केसेस की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैम ने अपलोड कर दिया है। ठीक है मैम, शुड वी कंक्लूड द मीटिंग? Thank you, Naresh. Thank you, What a wonderful way you are tackling. Thank you so much. Thank you, Tony. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you, sir.